जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी का द एग्जाम हॉल में स्वागत है। साथियों, आपको पता होगा आर्मी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जो 46 प्रैक्टिस सेट लॉन्च किए थे, उनमें से हमने दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 1, प्रैक्टिस सेट नंबर 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 तक कंप्लीट कर लिए। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 8 करेंगे। दोस्तों, हमारी आपसे एक ही गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यही हमारी गुरु दक्षिणा होगी। चलिए साथियों, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट की सबसे पहले हम जीके के 15 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद साइंस के 15 क्वेश्चन, फिर मैथ्स के 15 क्वेश्चन और फिर रीजनिंग लेंगे। इसी तरह के रोज हम एक प्रैक्टिस सेट आपको करवाते दोस्तों। बिल्कुल शानदार क्लास रहती है। आज का पहला क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार के संदर्भ में जीआईआई का क्या अर्थ है। जीआईआई क्या होता है दोस्तों? जीआईआई होता है आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। क्या होता है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इसको दोस्तों वैश्विक नवाचार सूचकांक भी कहते हैं। आपसे हर एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो फुल फॉर्म आपको बिल्कुल याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्न में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष हैं? लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पूछा गया दोस्तों, और 28 फरवरी 2024 तक के। तो ये है आपके ओम बिरला। कौन है दोस्तों? ओम बिरला। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष की बात की जाए तो वो भी ओम बिरला ही है। इनके खिलाफ दोस्तों अभी हाल ही में कुछ दिन पहले संसद में अविश्वास प्रस्ताव आया था। कौन सा प्रस्ताव आया था दोस्तों? अविश्वास प्रस्ताव आया था। इस प्रस्ताव को दोस्तों अभी 11 मार्च 2026 को खारिज कर दिया गया। 11 मार्च 2026 को इसको खारिज कर दिया गया। और वर्तमान में भी दोस्तों ओम बिरला ही हमारे लोकसभा के अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेटिंग फॉर ए वीजा किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? वेटिंग फॉर ए वीजा दोस्तों बहुत ही फेमस ये बुक है। किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? तो इसका उत्तर रहने वाला बी आर अम्बेडकर। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसमें छुआछूत और जो जातिगत भेदभाव है उनके अपने अनुभवों को शेयर किया है। ये किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, गेवरा की कोयला खदान भारत के किस राज्य में? दोस्तों, गेवरा की जो कोयला खदान है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर रहने वाला ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ राज्य में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्यों में भारत की नहीं विश्व की सबसे बड़ी एशिया खदानों में से एक खदान है गेवरा की कोयला खदान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? यहाँ पर साक्षरता दर के बारे में क्वेश्चन है दोस्तों। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आपके पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में पूछा गया था कि किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है। यहाँ पर पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो इसका उत्तर रहने वाला दोस्तों 74.04%। 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.4% है। वहीं बात कर ले दोस्तों सबसे ज्यादा साक्षर राज्य की। सबसे ज्यादा साक्षर राज्य कौन है दोस्तों? तो सबसे ज्यादा साक्षर राज्य हमारा केरल है। और साक्षरता में सबसे कम साक्षर राज्य कौन है दोस्तों? तो सबसे कम साक्षर की अगर बात कर ले, सबसे कम साक्षर राज्य हमारा बिहार। बिहार में साक्षरता दर बहुत कम है। ये दो राज्यों को दोस्तों याद रखना है, केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है और बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ बोला गया है 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में भारत में एक राष्ट्रीय अवकाश रहता है दोस्तों। 26 जनवरी को हम कौन सा दिन मनाते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन का ये अर्थ है कि 26 जनवरी को हम कौन सा दिन मनाते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों गणतंत्र दिवस। आप सभी को पता होगा दोस्तों कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। उसी उपलक्ष्य में हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस दोस्तों 15 अगस्त को मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? 15 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, दोस्तों एक बार और याद दिला दूं, आप डेली हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आर्मी अग्निवीर के जो पेपर में, जीडी के पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो पूरे के पूरे यहीं से आएंगे दोस्तों। क्योंकि ये अनुपम सिंघल साहब ने डिजाइन किया है ये वाला पेपर, और ये अग्निवीर की परीक्षा लेने वाले सबसे बड़े अधिकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, अर्जुन पुरस्कार 2024 की विजेता शीतल देवी एक पेरा है दोस्तों। शीतल देवी किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, शीतल देवी का संबंध किस खेल से? तो इसका उत्तर रहेगा दोस्तों तीरंदाज। एक विकलांग खिलाड़ी है दोस्तों, पैरा ओलंपिक में खेलती है, और इन्होंने अर्जुन पुरस्कार 2024 जीता है। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है? शीतल देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संविधान के अनुसार भारत सरकार के कितने स्तर है? दोस्तों
भारत सरकार के कितने स्तर है? तो इसका उत्तर रहने वाला है भारत सरकार के 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर होता है दोस्तों राष्ट्रीय या केंद्रीय सरकार। पहला स्तर कौन सा होता है दोस्तों? राष्ट्र सरकार या केंद्र सरकार। सेकेंड आता हमारा राज्य सरकार। और तीसरा स्तर आता है दोस्तों स्थानीय सरकार। तीन स्तर दोस्तों हमारे देश में सरकार के होते हैं, राष्ट्रीय या केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ बोला गया है पीएम किसान योजना के तहत सभी भूमि धारक किसान परिवारों को 3 समान किस्तों में प्रतिवर्ष रुपये की आय सहायता प्रदान की जाती है। दोस्तों जो पीएम किसान योजना है उसके तहत कितने रुपयों की सहायता यहाँ पर किसानों को दी जाती है? इसका उत्तर रहने वाला 6,000 रुपये। ये 6,000 रुपये दोस्तों एक साथ किसानों के खाते में नहीं डाले जाते, इनको 3 किस्तों में डाला जाता है। यानी कि इन 6,000 रुपये को दोस्तों 2-2 हजार रुपए की 3 समान किस्तों में किसानों के खातों में डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मेघालय में खासी लोगों द्वारा मनाया जाने वाला वार्षिक 3 दिवसीय धन्यवाद उत्सव है? दोस्तों मेघालय का धन्यवाद उत्सव किस त्योहार को माना जाता है? तो इसका उत्तर रहने वाला आपका साल सुख माइनसीएम। कौन सा होता है दोस्तों? सात सुख माइनसीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ बोला है गांधी जयंती हर साल 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, जो महात्मा गांधी का प्रतीक है। दोस्तों गांधी जयंती महात्मा गांधी के किसका प्रतीक है? इसका उत्तर रहने वाला जन्मदिन का। गांधी जयंती महात्मा गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। एक और बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। और ये दोस्तों गांधी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसी से अंदाजा लगा सकते हो दोस्तों गांधी जी कितने पावरफुल इंसान थे। आज उनकी बुराई करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन दोस्तों उनकी अच्छाई करने वालों की भी कमी नहीं है। गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दोस्तों अहिंसा के माध्यम से भारत को स्वतंत्रता दिलाई थी, है ना। बड़े बड़े देशों में इनका स्टेचू बना हुआ है। 2 अक्टूबर को इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है? दोस्तों आप सभी को पता होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के भाग 4 में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, सम्मान करना, ये दोस्तों मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट आएगा भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। तीसरा है अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ लगाना। दोस्तों ये हमारा नैतिक दायित्व है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये कैसा है? नैतिक दायित्व है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद तथा जिज्ञासु एवं सुधार की भावना का विकास करना, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए, बी और सी ये तीनों मौलिक कर्तव्य, ए बी और डी मौलिक कर्तव्य, और ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों ये हमारा नैतिक दायित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? इसका उत्तर रहने वाला है नई दिल्ली में। और भारतीय सेना का ही नहीं दोस्तों, भारत की तीनों सेनाओं, वायुसेना, थल सेना और जल सेना, इन तीनों सेनाओं का मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में ही है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धों का पवित्र धार्मिक स्थल है? दोस्तों बौद्धों का पवित्र धार्मिक स्थल कौन सा है? बोध गया, फर्रुखाबाद, हसन अब्दाल या हाजो? दोस्तों बोध गया जो है वो बौद्धों का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। आपको बता दूं दोस्तों बोध गया भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ स्थल है। किससे जुड़ा हुआ स्थल है दोस्तों? भगवान बुद्ध से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। मार्च 2022 तक की स्थिति के अनुसार पन्ना देश की एकमात्र यंत्रीकृत रिक्त स्थान खदान है। दोस्तों पन्ना जो है वो देश की किससे जुड़ी हुई खदान है दोस्तों? तो ये आएगा आपका हीरा।
पन्ना में क्या पाया जाता है दोस्तों? हीरा। पन्ना को एक हीरे के शहर के नाम से जाना जाता है। पन्ना को किस शहर के नाम से जाना जाता है दोस्तों? हीरो का शहर। ये इसका उपनाम है। पन्ना का उपनाम भी परीक्षा में पूछा जाता है। हीरो का शहर किसे कहा जाता है? तो ये दोस्तों पन्ना को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16। जीके के 15 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब हम साइंस के क्वेश्चन यहाँ पर लेने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ ये सवाल दोस्तों आपकी काफी मदद करेंगे एग्जाम में। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। साइंस का पहला क्वेश्चन है, एक धातु के तार पर 10 वोल्ट का विभवांतर प्रयोग करने पर इसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तार का प्रतिरोध कितना है? दोस्तों ये क्वेश्चन अभी एमपी पुलिस की रिसेंटली एग्जाम अगर देखा जाए 2025 की, तो उसमें भर भर के पूछा, यानी कि हर सेट में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। पिछले साल जो अग्निवीर की परीक्षा हुई थी दोस्तों, चाहे वो टेक्निकल हो, जीडी हो, कोई सी परीक्षा दोस्तों, नेवी, एसएसआर, एमआर हो, ये वाले क्वेश्चन वहां पर देखने को मिले। चलिए इसको सोल्व करते हैं। एक धातु के तार पर 10 वोल्ट का विभवांतर प्रयोग करने पर इसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तार का प्रतिरोध कितना होगा दोस्तों? क्या पूछा गया? प्रतिरोध। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, धातु के तार पर 10 वोल्ट का विभवांतर, विभवांतर कितना दोस्तों? 10 वोल्ट है। आगे क्या बोला गया है? 10 वोल्ट का विभवांतर प्रयोग करने पर इसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। धारा जो होती है दोस्तों, वो कितनी होती है आपकी? 5 एम्पियर। आगे बोला गया है प्रतिरोध कितना है। तार का प्रतिरोध दोस्तों, रेजिस्टेंस हमको बताना है, ये प्रतिरोध कितना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? V बराबर I इंटू आर। हमको R ज्ञात करना दोस्तों। R बराबर हो जाएगा आपका V अपॉन आई। रेजिस्टेंस हमको ज्ञात करना दोस्तों। V कितना दिया है? 10 वोल्ट। विभवांत हमारा 10 वोल्ट है, और हमारा जो धारा है वो कितनी दी गई? 5 एम्पियर। तो रेजिस्टेंस कितना होगा दोस्तों? 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2। कितना होगा दोस्तों? 2 ओम, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। ओम को दोस्तों इस वाले चिन्ह से दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 17। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों न्यूटन ने जो गति का प्रथम नियम दिया है, उसका अन्य नाम क्या है? न्यूटन का नियम दोस्तों ऐसी कौन सी एग्जाम नहीं जो पूछा नहीं गया हो, चाहे वो स्टेट लेवल की एग्जाम हो या आपकी केंद्र सरकार के लेवल की एग्जाम हो, ये क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर रहेगा दोस्तों जड़त्व का नियम। न्यूटन के प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है? जड़त्व का नियम। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। जड़त्व का नियम क्या कहता है कि जब तक किसी वस्तु पर बाह्य बल नहीं लगाया जाता है, वो अपनी स्थिति में बनी रहती है। यानी कि दोस्तों यदि वस्तु गतिशील है तो चलती ही रहेगी, या यदि वो विराम अवस्था में दोस्तों तो रुकी ही रहेगी, जब तक कि उस पर किसी भी बाह्य बल का प्रयोग ना किया जाए। किसी भी बाहरी बल का प्रयोग नहीं किया जाए, तब तक वस्तु अपनी स्थिति में ही बनी रहती है। दोस्तों न्यूटन का प्रथम नियम भी और जड़त्व का नियम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा बल हमारे सौर मंडल में ग्रहों को सूर्य से बांधता है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दोस्तों, 5th 6th 7 8 हर क्लास में हम ये पढ़ते आए। कौन सा बल सूर्य को बांधता रहता है दोस्तों? ग्रहों को सूर्य से बांधता रहता है गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी भी दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल का प्रयोग करती है, यानी कि हर एक ऑब्जेक्ट दोस्तों पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल की बदौलत ही उसकी ओर आकर्षित होते हैं। और दोस्तों हमारी पृथ्वी भी सूर्य से कैसे चिपकी हुई है? गुरुत्वाकर्षण बल से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से किसका जड़त्व सबसे कम होता है? दोस्तों जड़त्व सबसे कम किसका होगा? इसका एक सिंपल सा लॉजिक बता दो, जिसका भार कम होगा उसका जड़त्व कम होगा, जिसका भार ज्यादा होगा उसका जड़त्व भी ज्यादा होगा। यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, कार, वायुयान, रबड़ की गेंद। कार, वायुयान, रबड़ की गेंद, इनका भार दोस्तों अधिक होता है, तो इनका जड़त्व कैसा रहेगा? अधिक रहेगा। वहीं बात कर ले दोस्तों पंख की। पंख का वजन बहुत ही कम होता है, इसका जड़त्व भी कैसा रहेगा? कम रहेगा। जड़त्व कैसा रहेगा? कम रहेगा। क्वेश्चन में ये पूछा जाता है निम्न में से किसका जड़त्व सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। निम्न में से क्या प्रवाहित हो सकता है? दोस्तों 4 ऑप्शन आपको दिए गए, बोला गया कि क्या प्रवाहित हो सकता है। बिल्कुल आप थोड़ा सा यहाँ से लॉजिक लगाओगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्या चीज को हम प्रवाहित कर सकते हैं? कांच का चाक का टुकड़ा, जल, बर्फ या लोहे की कील। इसका उत्तर है दोस्तों जल। प्रवाहित कौन होता है? जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किससे पतला तार खींचा जा सकता है? दोस्तों कौन सी धातु से पतला तार खींचा जा सकता है? तन्यता का गुण पाया जाता है।
बात कर ले दोस्तों सोना, सोडियम, कार्बन, ऑक्सीजन, इसका उत्तर रहने वाला दोस्तों सोना। यानी कि मैं आपको बता दूं 1 ग्राम सोना अगर है दोस्तों, तो 1 ग्राम सोने से आप 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हो, है ना। बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं है, 1 ग्राम सोने से आप 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हो। सोने की तन्यता सर्वाधिक होती है, सोने में जो तन्यता होती है वो सर्वाधिक होती है, यानी कि इससे बहुत लंबा तार खींचा जा सकता है। सोडियम दोस्तों आपको पता होगा अत्यधिक क्रियाशील धातु है। कार्बन और ऑक्सीजन ये अधातु है। सोडियम को हम चाकू से भी आसानी से काट सकते हैं, ये भी आपको पता ही होगा। बहुत ही नरम धातु होती है, इसको हमेशा मिट्टी के तेल में रखा जाता है ना। जल से अभिक्रिया करके ये आग पकड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से कौन सी अधातु अपरूपता दर्शाती है? अपरूपता कौन सी अधातु दर्शाती है? अपरूपता कौन सी धातु दर्शाती है दोस्तों? तो इसका उत्तर रहने वाला कार्बन। कार्बन एक अधातु है जो अपरूपता दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे। निम्न में से किस पदार्थ में कण न्यूनतम बल के साथ एक साथ बंधे होते हैं? दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूं कि इन क्वेश्चन को करके आप एग्जाम में आसानी से पास हो सकते हो। आपको डेली 46 डे मेरे साथ जुड़ के रहना है। मैं आपसे वादा करता हूँ 46 डे में दोस्तों आपको 46 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवाऊंगा। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 8 कर रहे हैं ना। अगर किसी ने प्रैक्टिस सेट 7 नंबर तक की क्लास नहीं देखी है तो हमारे प्ले लिस्ट से जुड़े और प्रैक्टिस सेट नंबर 7 तक भी कंप्लीट कर ले। आज का क्वेश्चन है निम्न में से किस पदार्थ में कण न्यूनतम बल के साथ एक साथ बंधे होते हैं? इसका उत्तर है दोस्तों रबड़। क्या आएगा? रबड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से कौन सा जीव भोजन कणों को अपने मुंह तक ले जाने के लिए सिलिया का उपयोग करता है? दोस्तों सिलिया का उपयोग कौन सा जीव करता है? इसका उत्तर रहने वाला पेरामीशियम। क्या है? पेरामीशियम। पेरामीशियम का आकार जो होता है दोस्तों वो आपकी चप्पल की तरह होता है। किसकी तरह होता है? चप्पल की तरह। इस पर छोटे छोटे बाल ऊपर की साइड होते हैं दोस्तों इसके शरीर पर, जो कि दोस्तों भोजन को आकर्षित करते हैं। यहाँ पर पूछा है कौन सा जो भोजन कणों को अपने मुंह तक ले जाने के लिए सिलिया का उपयोग करता है? तो इसका उत्तर रहने वाला आपका पेरामीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल स्थायी उत्तक है? दोस्तों जटिल स्थायी उत्तक कौन सा है? इसका उत्तर रहने वाला है फ्लोएम। फ्लोएम एक जटिल स्थायी उत्तक है दोस्तों। फ्लोएम क्या कार्य करता है आपको पता ही होगा। ये क्या करता है दोस्तों? दो, एक होता है आपका फ्लोएम, ये दोस्तों परिवहन करता है। क्या करता है? परिवहन करता है। किसका परिवहन करता है दोस्तों? भोजन का। पेड़ पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? फ्लोएम के। बिल्कुल दोस्तों याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? फ्लोएम के द्वारा। वहीं बात कर लो दोस्तों जाइलम की। जाइलम किसका परिवहन करता है दोस्तों? ये पौधों में जल का परिवहन करता है। किसका परिवहन करता है? दोनों क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और इनमें कंफ्यूजन रहता है कि फ्लोएम का कार्य क्या होता है और जाइलम का कार्य क्या होता है। तो जाइलम दोस्तों ज से जल होता है। जाइलम किसका परिवहन करता है? जल का। वहीं फ्लोएम किसका परिवहन करता है दोस्तों? भोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26। मुर्गी के बच्चे को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों मुर्गी के बच्चे को क्या कहा जाता है? कभी सुना आपने? मुर्गी के बच्चे को बोलते हैं चिक। क्या बोलते हैं दोस्तों? चिक। वहीं बात कर ले दोस्तों पपी। पपी जो होता है वो शायद कुत्ते का पिल्ला होता है। पपी किसका पिल्ला होता है? कुत्ते का। कैटरपिलर ये तितली का बच्चा होता है। किटन शायद मुझे अभी याद नहीं आ रहा किटन किसको कहते हैं, ये शायद बिल्ली के बच्चे को बोलते हैं शायद, नहीं दोस्तों कंफर्म है। किटन किसको बोलते हैं? बिल्ली के बच्चे को। वहीं कैटरपिलर तितली का बच्चा होता है। पपी कुत्ते का बच्चा होता है। और आपका चिक जो होता है वो मुर्गी का बच्चा होता है। मुर्गी के बच्चे को क्या बोलते हैं? चिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन सा अंग पित्त रस स्त्रावित करता है? दोस्तों कौन सा अंग है जो पित्त रस का स्त्रावण करता है? इसका उत्तर आएगा यकृत। यकृत जो होता है वो पित्त रस का स्त्रावण करता है और पित्ताशय में दोस्तों इसका भंडारण होता है। भंडारण कहाँ पर होता है? पित्ताशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से कौन सा एकल कोशिका का उदाहरण है? दोस्तों एकल कोशिका किस में पाई जाती है? ये क्वेश्चन भी हम बचपन से देखते आ रहे दोस्तों, है ना। जब से हमने साइंस पढ़ना स्टार्ट किया ये वाला क्वेश्चन हमें सामने दिखाई देता है। एकल कोशिका किस में पाई जाती है? अमीबा में।
वहीं पत्ती, तना और पुष्प दोस्तों ये बहुकोशिकीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29। पराग नलिका का बीजांड की ओर बढ़ना निम्नलिखित में से किस प्रकार की पादप गति का उदाहरण है? दोस्तों ये आएगा आपका रसायनानुवर्तन। पराग नलिका का बीजांड की ओर बढ़ना किस प्रकार की पादप गति का उदाहरण है? तो रसायनानुवर्तन। इसका क्या आएगा दोस्तों कि जब बीजांड में एक केमिकल रिलीज होता है निषेचन के दौरान, तो पराग नलिका उसकी ओर बढ़ती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? रसायनानुवर्तन। अगर बात कर लेते हैं प्रकाशानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन क्या होता है दोस्तों? आपने देखा होगा सूरजमुखी को, सूरजमुखी का जो पौधा होता है वो सूरज की ओर बढ़ता है, यानी कि जिस तरफ सूरज का मुख होता है दोस्तों उसी तरह सूरजमुखी का पौधा बढ़ता है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रकाशानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है दोस्तों? पौधे की जड़ भोजन की तलाश में जमीन के अंदर दोस्तों गति करती है, इसको हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वानुवर्तन। ये भोजन की तलाश में दोस्तों जमीन के अंदर गति करती है। जलानुवर्तन दोस्तों, पौधे की जड़ जल की तलाश में बहुत ही गहरी चली जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? जलानुवर्तन। जल की तलाश में जाते हैं दोस्तों तो जलानुवर्तन, भोजन की तलाश में जाते हैं गुरुत्वानुवर्तन, प्रकाश की ओर दोस्तों गति करता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रकाशानुवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन परिपक्व होने पर छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है? दोस्तों टूट जाता है। छोटे छोटे टुकड़ों में कौन टूट जाता है? तो दोस्तों खंडन विधि से किसमें जैसे होता है? वो होता है आपका स्पाइरो गायरा। क्या होता है दोस्तों? स्पाइरो गायरा। ये था हमारे साइंस के 15 क्वेश्चन। अब हम करेंगे दोस्तों मैथ्स से। मैथ्स से भी बहुत ही आसान लॉजिक तरीके से मैं आपको बताऊं दोस्तों, इसमें ऐसे कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा जो आपको सीधे एग्जाम हॉल में दिखा देंगे, और कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान होंगे दोस्तों। पहले क्वेश्चन को देखते हैं हम। 10, 20, 30, 40, 50 का औसत क्या होगा? दोस्तों इसका शॉर्ट मेथड क्या है मैं आपको बता दूं। जब भी संख्या आपको इस फॉर्मेट में दी जाए, यानी कि उनके अंदर की गैप समान हो, जैसे 10, 20 की गैप 10, 20, 30 की गैप 10, 30, 40 की गैप 10, 40, 50 की गैप 10, यानी कि गैप समान हो दोस्तों, तो मध्य वाली संख्या ही क्या होती है? आपकी एवरेज होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि बिल्कुल सरल सरल क्वेश्चन उठा लाया हूं। मैं उठा के नहीं लाया हूं, ये सारे क्वेश्चन किसके हैं? आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर डाले हुए प्रैक्टिस सेट के है ना, जो आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन है उनसे क्वेश्चन यहाँ पर उन्होंने डाले हैं। इसका दोस्तों एक और तरीका है, इन सारी संख्याओं को आपस में जोड़ लो। 10, 20, 30, 30 से 60, 60 और 40, 25, 40 और 50, 90, यानी कि 150। 150 को आपको किससे भाग करना है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्या तो 5 से भाग दे दो। 5 एकम 5, 5 या 15, 0। इससे भी आपका उत्तर 30 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। 32 में क्या बोला गया? 11, 13, 17, 19 का सरलीकृत मान क्या है? दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 5th 6th लेवल का क्वेश्चन है, आपसे अग्निवीर एग्जाम में पूछा गया है। क्या बोला गया? 11, 13, 17, 19 का सरलीकृत मान क्या है? इनको सारों को जोड़ने पर क्या मिलेगा? तो यहाँ पर दोस्तों 13 और 17 जोड़ोगे तो 30 होगा, 11 और 19 जोड़ोगे तो 30 होगा। 30, 30 कितना हुआ आपका? 60। यही आपका उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन दोस्तों अग्निवीर परीक्षा में पूछे जाते हैं। थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा वो क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 33। 4 और 5 का एचसीएफ कितना है? 4 और 5 का एचसीएफ आपको बताना है। दोस्तों कोई बड़ी मेथड नहीं लगानी है। अगर आप देख रहे हो कि संख्या लगातार है, जैसे कि 4, 5 हुआ, 9, 10 हुआ, इस प्रकार की अगर संख्या दोस्तों लगातार चलती है, तो उनका एचसीएफ जो है हमेशा एक होता है। क्या होता है दोस्तों? एक होता है। इसका उत्तर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या रहेगा? हमेशा एक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। 2, 3 और 5 का एलसीएम कितना है? 2, 3, 5 का एलसीएम आपसे यहाँ पर पूछा गया है। दोस्तों 2, 3 और 5 का एलसीएम कितना है? अभाज्य संख्या है दोस्तों। 2, 3 और 5 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या, यानी कि इनमें एक का और स्वयं का ही भाग होता है। दोस्तों जब भी ऐसी संख्या हो जिनमें एक का और स्वयं का भाग हो, तो उसमें हम आपस में मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकालते हैं। 2 का 3 में करेंगे, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। 2, 3, 5 इसका एलसीएम निकालना दोस्तों, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 2 एकम 2, 3 2 के पहाड़े में नहीं आता, जैसा जैसा लिखेंगे। 5 नहीं आता, जैसा जैसा लिखेंगे। 3 का करेंगे, 3 एकम 3, 5 नहीं आता, उसको ऐसा कैसा लिखेंगे। फिर 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5 हो गया। 5 3 15, 15 दूना 30, तो भी उत्तर आपका क्या आएगा? 30 ही आएगा। जो मेथड आपको पसंद आए दोस्तों उस मेथड से कीजिएगा। मैं आपको शॉर्टकट भी दिखाऊंगा और लॉन्ग मेथड भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35। 60 घंटों का 30% कितना होगा? दोस्तों 60 घंटों का 30% आपसे पूछा गया है, तो 60 घंटों का 30% कितना होता है?
60 घंटे, इसका 30% है कि 30/100 आपको ज्ञात करना है। ये 2 जीरो है दोस्तों, इनसे 2 जीरो काट दिया हमने, 6×18। 18 किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल जादू लगा दोस्तों आपको मैथ से मेरे साथ में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ बोला है 1 घंटा 45 मिनट को सरलतम रूप में व्यक्त करें। इस क्वेश्चन को चाहूँ तो मैं बहुत बड़ी मेथड से करवा दूं, पर एग्जाम में आपसे बड़ी मेथड नहीं पूछेगी, इसको बिल्कुल शॉर्ट मेथड से करवाऊंगा। 1 घंटा 45 मिनट को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं दोस्तों? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं दोस्तों? 60 मिनट होते हैं। और आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि 1 घंटा 45 मिनट को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। बीच में रेशो दिया गया दोस्तों, तो 1 घंटे को 60 मिनट मान लेंगे, 45 मिनट आपको यहाँ पर दिया गया है। इसको काट दो, 15 से 15 चुक 60, 15×45, 4:3। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा, 4:3। आया समझ में दोस्तों? बिल्कुल आसान लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, हर किसी को समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 37। 1,000 पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में ब्याज के रूप में 200 रुपए का ब्याज मिलेगा? अब तक दोस्तों साधारण ब्याज से जो प्रश्न पूछे जाते थे उनमें सिंपल था, आपसे साधारण ब्याज पूछा जाता था। आज हमसे क्या पूछा गया है? समय। तो इसको भी उसी फॉर्मूले से करना दोस्तों। साधारण ब्याज कितना दिया गया आपको? 200 रुपये। मूलधन कितना दोस्तों? 1,000 रुपये। दर कितनी है यहाँ पर? 5% वार्षिक, यानी कि 5/100। समय कितना दिया है दोस्तों? आपको फाइंड करना है। समय आपको 1 से मिला है। ये 2 जीरो से दोस्तों ये 2 जीरो को कैंसिल कर दो। फिर ये 1 जीरो दोस्तों, बीच में बराबर का चिन्ह, तो ये जीरो कैंसिल कर दो। 5 एकम 5, 5×5 एक्स का मान कितना आ गया दोस्तों? एक्स का मान आया आपका 4। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर धाकड़ आंसर। कितने वर्ष लगेंगे दोस्तों? 4 वर्ष। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यून कोण होता है? न्यून कोण किसको मानते हैं दोस्तों? 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के कोण को हम क्या मानते हैं? मतलब 90 डिग्री से कम के कोण को क्या मानते हैं दोस्तों? न्यून कोण। 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जो कोण होता है उसको क्या मानते हैं दोस्तों? न्यून कोण। तो इसका आंसर क्या रहने वाला दोस्तों? 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री। इसका उत्तर रहेगा 30 डिग्री। ये 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है, तो ये न्यून कोण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 39। चार संख्याओं का औसत 10 है। चार संख्याएं जिनका औसत 10 है। आगे बोला गया इनमें से 3 संख्याओं का योग 29 है। चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोला गया दोस्तों? चार संख्याओं का औसत 10 है। चार संख्याओं का औसत 10 है, यानी कि संख्या दोस्तों 4 है। संख्या कितनी है? 4 है। औसत कितना दोस्तों? 10 है। संख्या का औसत में मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो आपको योग मिलेगा। टोटल योग कितना आया आपका? 40। हाँ दोस्तों समझ में? पहली लाइन समझो, चार संख्याओं का औसत 10 है। अब आगे दूसरी लाइन में बोला गया इनमें से 3 संख्याओं का योग 29 है। 3 संख्याओं का योग कितना दोस्तों? 29 है। चौथी संख्या हमको ज्ञात करनी है। 40 टोटल संख्याओं का योग है दोस्तों। 3 संख्याओं का योग 29 है। 40 में से 3 संख्या का योग हम घटा देंगे, चौथी संख्या का योग हमको पता चल जाएगा। चौथी संख्या क्या है? 40 में से 29 घटाएंगे दोस्तों, कितना आएगा? 11, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आया समझ में दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 40। इससे आसान और कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ इनसे आसान क्वेश्चन और कहीं पर नहीं मिलेंगे। 8/0.8 का सरलीकृत मान कितना है? 8/0.8 का सरलीकृत मान आपको बताना है। आपको दोस्तों लिख लेना 8/0.8। अगर आप दशमलव हटाओगे दोस्तों, नीचे दशमलव हटाओगे तो ऊपर एक जीरो लगाएंगे, तो क्या बन गया दोस्तों? 80/8। अगर उस ऊपर दशमलव हटा दोस्तों तो नीचे जीरो लगाते हैं, है ना। अब क्या करेंगे? 8 एकम 8, 8 एकम 8 जीरो, कितना मान आ गया दोस्तों? 10। ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल आसान मेथड है दोस्तों। पॉइंट हटाएंगे, जीरो लगाएंगे। अगर नीचे पॉइंट हटाया तो ऊपर जीरो लगाएंगे, ऊपर पॉइंट हटाते हो नीचे जीरो लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 41। 41 में क्या बोला गया है? देखिए, विनोद के पास 5,000 रुपये थे। उसने इस राशि का 80% खर्च कर दिया। उसके पास कितनी राशि बची? बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। विनोद के पास कितने रुपए? 5,000 रुपये।
अब उसने 80% खर्च कर दिया, इससे हमें कोई मतलब नहीं दोस्तों। 80% खर्च कर दिया, कोई मतलब नहीं। बचा कितना है? 20%, यानी कि टोटल वैल्यू दोस्तों 100% की थी। 100% की वैल्यू कितनी थी? 5,000 रुपये। 80% खर्च कर दिया और उसके पास 20% बचा दोस्तों। 20% का मान आपको ज्ञात करना है, तो 5,000 का 20% आपको निकाल लेना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे, 50 दूनी 100 और एक जीरो लगाएंगे दोस्तों, 1,000। 1,000 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 करेंगे। 42 क्या बोल रहा है? अमित और अमिता, दो फ्रेंड है दोस्तों, अमित और अमिता। दोनों के बीच क्रमशः 2:3 में 10 चॉकलेटें बांटी जा रही है। यानी कि अमित को 2 हिस्सा मिलेगा और अमिता को 3 हिस्सा मिलेगा। अमित को कितनी चॉकलेट मिलेगी? दोस्तों पहले तो इनके हिस्सों को जोड़ लेते हैं। 2 और 3 कितना होगा दोस्तों? 5। यानी कि टोटल हिस्सा कितना है? 5। टोटल हिस्सा है 5। चॉकलेट कितनी है दोस्तों? 10। 10 चॉकलेट को 5 हिस्सों में बांटना है। 5 एकम 5, 5 दूना 10। एक हिस्से का मान कितना है दोस्तों? 2 चॉकलेट। एक हिस्सा बराबर 2 चॉकलेट। अमित को कितना हिस्सा मिलेगा दोस्तों? 2। यानी कि 2 का मान बताना दोस्तों, 2 × 2 करेंगे, कितना आएगा? 4। यानी कि अमित को 4 चॉकलेट मिलेगी। अमित का पूछा गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अमित को कितनी चॉकलेट मिलेगी? 4 चॉकलेट। वहीं अगर पूछा जाता कि अमिता को कितनी चॉकलेट मिलती है, तो 3 हिस्से का मान बताना होता, 2 × 3 = 6। अमिता का पूछा जाता तो हम क्या लिखते दोस्तों? 6। यहाँ पर अमिता का नहीं पूछा आपसे, अमित का पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। यदि 2 आदमी किसी कार्य को 3 दिन में करते हैं, ये वाला फॉर्मूला दोस्तों मैं पिछले प्रैक्टिस सेट में बहुत करवाया हूँ। 2 आदमी को किस कार्य के 3 दिन में पूरा करते, 2 आदमी किसी कार्य को 3 दिन में पूरा करते हैं। नेक्स्ट बोला गया तो एक आदमी कितने दिन में पूरा करेगा? M1D1 वाला फॉर्मूला लगेगा दोस्तों। M1 × D1 इज इक्वल टू M2 × D2। यहाँ पर M1D1 बराबर M2D2 का फॉर्मूला लगने वाला है। M1D1 कितना दोस्तों? 2 आदमी यानी कि 2 मेन है और 3 दिन में काम करते हैं। कितने दिन में करते हैं? 3 दिन में। 2 आदमी है, 3 दिन में काम करते हैं। बोला गया कि M2 यानी कि एक आदमी कितने दिनों में कार्य को करेगा? 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 6 बराबर D2। दोस्तों एक आदमी कितने दिनों में कार्य को पूरा करेगा? एक आदमी कार्य को पूरा करेगा 6 दिनों में। उत्तर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44 करेंगे। यदि किसी संख्या में 15 जोड़ा जाए तो परिणाम 69 आता है, संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन देखकर ही आपका दिमाग चकरा जाता है, पर बहुत आसान है दोस्तों। क्या बोला है कि संख्या में अगर 15 जोड़ेंगे, एक से कोई सी संख्या, उसमें 15 जोड़ेंगे तो परिणाम कितना आएगा? 69 आएगा। संख्या ज्ञात करनी दोस्तों आपको, एक से ज्ञात करना, तो आपको क्या करना है? 69 माइनस 15 कर देना है। 9 में से 5 जाए 4 बचेगा, हासिल आया 1। 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों? 9 सॉरी 9 में से 5 जाए 4 बचेगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, 54 आएगा। क्या आएगा? 54। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो दोस्तों, 69 में से 54 15 को घटा दो, आपका उत्तर 54 आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 करेंगे। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 11 सेंटीमीटर है। एक वर्ग है दोस्तों जिसकी एक भुजा कितनी? 11 सेंटीमीटर। हमने पढ़ा है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। वर्ग की जो चारों भुजाएं होती है वो कैसी होती है दोस्तों? बराबर होती है। ये भी 11 होगी, ये भी 11 होगी, ये भी 11 होगी और ये भी 11 होगी। यहाँ बोला है कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 11 है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या दोस्तों? भुजा का स्क्वायर। क्या आएगा दोस्तों? भुजा का स्क्वायर, यानी कि भुजा गुणे भुजा। 11 का दोस्तों स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपका? 121। 121 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैथ्स के दोस्तों 15 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब हम करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन। रीजनिंग के दोस्तों क्वेश्चन बिल्कुल लॉजिक वाले हैं, यानी कि आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, आसानी से कर जाओगे। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें नीचे दिए गए शब्दों का वह सही क्रम प्रदर्शित है जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश आता है। दोस्तों यहाँ पर A to Z आपको शब्दकोश मिलाना है। क्या करना है? A to Z। सबसे पहले दोस्तों अल्फाबेट में कौन सा लेटर आता है? F, T, D या R? सबसे पहले दोस्तों D आता है, तो ऑप्शन नंबर सी से हमारी शुरुआत होगी।
तीन एक सब में तीन दे रखा है दोस्तों। डी के बाद क्या आता है? एफ, यानी कि तीन एक चलेगा। तीन दो वाले कैंसिल हो गए दोस्तों, तीन एक ए और सी में है। फिर दोस्तों टी पहले आता है, आर आएगा, तो आर 18 नंबर पे आएगा, टी 20 पे आएगा दोस्तों। उसके बाद क्या आएगा? आर, तो एक तीन चार, एक तीन चार, सॉरी तीन एक चार। तीन एक चार किसमें दोस्तों? ए सी, तो इसमें ए में है दोस्तों। किसमें? ए में। यानी कि सिंपल सा कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि अल्फाबेटिकल क्रम में सबसे पहले कौन से लेटर आते हैं? सबसे पहले डी आता है, डी के बाद एफ आता है, एफ के बाद आर आता है, आर के बाद टी आता है। तो ये वाला क्रम लगेगा दोस्तों, तीन एक चार दो। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 47। मित्रों का एक समूह है, उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में खड़ा है। कर्ण का स्थान पंक्ति में बाएं सिरे से छठा है। कर्ण का स्थान कौन सा दोस्तों? छठा है। हमने बोला बाएं दाएं दोनों दिया हो जब, कर्ण का स्थान कौन सा? छठा है। और दाएं सिरे से पांचवा है। बाएं सिरे से दोस्तों छठा है, दाएं सिरे से पांचवा है। कुल कितने व्यक्ति खड़े, कुल कितने मित्र यहाँ पर खड़े दोस्तों? क्या करना आपको? जब बाएं दाएं से सिचुएशन में आपको मतलब पोजीशन दे रखी हो, जैसे कि बाएं से छठा है और दाएं से पांचवा है, और कुल पूछा जाए दोस्तों, तो दोनों को जोड़ के -1 करना है। 6 5 11 हुआ दोस्तों, 11 -1 करेंगे, कुल व्यक्ति आ जाएंगे। कितने आएंगे दोस्तों? 10, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों अग्निवीर जैसी परीक्षा, डिफेंस की एग्जाम, एसएससी की एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम, रेलवे एग्जाम, सब एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन कीजिए जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। दोस्तों इसमें देखिए कौन सा लॉजिक लगेगा। CEIKO, आपको मैंने बताया प्लेस वैल्यू दोस्तों याद करनी है। प्लेस वैल्यू याद नहीं है तो इन क्वेश्चन में आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी, और हो सकता है कि आप ये क्वेश्चन गलत भी कर दो। क्या बोला गया? CEIKO। सी की प्लेस वैल्यू दोस्तों 3 है, ई की 5 है, आई की 9 है, के की 11 है, ओ की 15 है। कौन सा लॉजिक लग रहा है दोस्तों? 3 से 5 हो रहा है, यानी कि +2 हो रहा है। 5 से 9 हो रहा है, +4 हो रहा है। 9 से 11 हो रहा है, +2। 11 से 15 +4। 15 से अब क्या होगा दोस्तों? 17 होगा, यानी कि +2 होगा। 17 नंबर पर कौन सा आता है दोस्तों? क्यू। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 49। यहाँ बोला गया एक निश्चित कोड भाषा में हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ को क्या लिखा जाता है? SMGTAL। वहीं बोला गया है कि बूट योर हेल्थ, बूट योर हेल्थ को क्या बोला जाता है?